आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका शाम के 7 बज चुके हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। मैं हूं इमरान खान। किश्तवाड़ पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए दहशतगर्दों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द और एक एक्टिव अंडरग्राउंड वर्कर है। और पुलिस ने मौके से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। वाज़ेह है कि पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस के मुताबिक मॉड्यूल से लोगों में डर और दहशत फैलाने के लिए ग्रेनेड से हमला करने वाले ये लोग थे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये मिलिटेंट नए हमले के लिए हथियार, बारूद और गोले जमा कर रहे थे। इधर मौसम में सुधार होने के बाद आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था रवाना किया गया। इस जत्थे में करीब 3000 मुसाफिर सवार हैं, अकीदतमंद सवार हैं और 3 दिन तक लगातार बारिश के बाद आज आखिरकार मौसम साफ होने के बाद यात्रियों को बेस कैंप को आगे बढ़ने की इजाजत मिली है। और आपको बता दें कि जम्मू में खराब मौसम की वजह से शनिचर को यहां से अमरनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई थी। मौसम खराब होने की वजह से जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास कैंप में से अमरनाथ श्रद्धालुओं के नए जत्थे को यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी। इस दौरान जुमे को उधमपुर में फंसे अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को शनिचर की सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया। तो आपको बता दें कि चौथा जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिनों की तेज बारिश के बाद आज जैसे ही मौसम खुला और उसके बाद यह तय किया गया कि अब यात्रियों को, अकीदतमंदों को आगे के लिए रवाना कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें बाकायदा रवाना किया गया है, वरना जो यात्री इससे पहले जो आगे के जत्थों के थे वो उधमपुर में फंसे हुए थे, उन्हें भी आगे बढ़ाया गया है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो लगातार ये सिलसिला अब चल रहा है। बारिश ने कुछ खलल डाला था, लेकिन 3 दिनों के बाद अब यात्री आगे बढ़ गए हैं। इस वक्त राजन वैद्य हमारे जम्मू से, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी राजन, जानना चाहेंगे आपसे, चौथा जत्था भी रवाना हो गया, अब सब कुछ ठीक ठाक है, यात्रा मार्ग ठीक कर लिया गया है, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल इमरान, बहुत खुशी की बात थी आज श्रद्धालुओं के लिए। आज तकरीबन 6877 जो श्रद्धालु थे जो पिछले 2 दिनों से यहाँ जम्मू यात्री निवास भवन में फंसे हुए थे, उनको आज एक खुशी की बात राहत मिली और वो आज सुबह जो जत्था था, चौथा जत्था जम्मू बेस कैंप से निकला और दोनों तरफ से जो है राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसको खोल दिया गया है। रास्ता साफ हो चुका है। जो भोले बाबा के भक्तों की एक ख्वाहिश थी, कल जिस तरह से हमने उनसे बात की, वो मायूस थे कि ये बारिश का जो सिलसिला ये कब खत्म होगा, लेकिन कल भी दोपहर के बाद जब धूप खिली और आज पूरा दिन जो है धूप खिली रही, उससे जो रास्ते को साफ करने में भी जो पहले बारिश की वजह से दिक्कतें आई थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई और अब जो है लगातार सही ढंग से जो है यात्रा एक दफा फिर से शुरू हो चुकी है। और जो ये यात्री हैं ये यहाँ से जो सुबह निकले थे इस वक्त जो है बालटाल और पहलगाम पहुंच चुके हैं और जो ये यात्री हैं उनका यही है, खुशी का जो ठिकाना है वो देखते नहीं बनता, क्योंकि इनका कहना है कि हम यही घर से सोच के आए थे, क्योंकि तमाम पूरे देश से, पूरे मुल्क से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उनकी जो जाने की टिकट होती हैं वो करवा के ही आते हैं। लेकिन ऐसे में अगर 2 दिन उनको रुकना पड़े तो कहीं ना कहीं परेशानी थी उनके लिए, लेकिन आज एक खुशी का मौका उनके लिए है कि हम जाके जल्दी से दर्शन कर पाएंगे। अब आगे किस तरह का मौसम रहेगा इस पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इम्कान है कि आने वाले दिनों में एक दफा फिर से बारिश हो सकती है। तो ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो जितनी भी एजेंसीज हैं इसके चलते पहले से ही ये पूरी जो जितनी मुकम्मल तैयारियां हैं वो करके रखेगी, ताकि अब अगर ऐसी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का जो खतरा है, जो रोड बंद हो जाता है, वो ना हो। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो इसके आगे के जो जत्थे थे जो उधमपुर में फंसे हुए थे, उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, जो इससे पहले वहां बालटाल और पहलगाम में गए थे उन्होंने दर्शन किए हैं और आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वहां बालटाल से और पहलगाम से वो भी चली है और काफी श्रद्धालुओं ने उसमें जाके दर्शन भी किए हैं बाबा बर्फानी के और लगातार जो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, जिसका मतलब है कि मौसम साफ रहा 2 दिनों से। अब जो है जो मुकम्मल तरीके से जिस तरह से यात्रा चलती है वो चल रही है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि मौसम साफ रहे
तो यात्रा में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी इमरान। जी शुक्रिया राजन वैद्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू से तो जम्मू बेस कैंप से चौथा जत्था अमरनाथ यात्रियों को आज रवाना कर दिया गया। 3 दिन की बारिश के चलते ये लोग यहीं पर रुके हुए थे, इजाजत नहीं दी गई थी आगे बढ़ने की। और वादी में मुसलसल बारिश और बर्फबारी के सबब दर्जा हरारत में काफी गिरावट आई है। दर्जा हरारत में गिरावट को लेकर इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रियों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत दी है। साथ ही अमरनाथ यात्रियों को गर्म कपड़े और गर्म पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि महकमा सेहत की जानिब से गुफा तक जाने वाले रास्ते में कई मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी इमरजेंसी में इलाज किया जा सके। थोड़ा सा वो चल के आता है तो डॉक्टर साहब को पता चलता है कि उसने थोड़ा सा चला पैर चल गया। पेशेंट जो है वो यात्री जो है वो थोड़ा सा चला तो उसकी सांस फूल गई या कुछ, वो उसको आगे जाने की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें और ये देखना है कि उसको गर्म कपड़े चाहिए। गर्म कपड़े तो ज़रूरी है ऊपर, और ऐसा कोई बंदा ऊपर न जाए जिसको सांस फूलती हो या कोई प्रेशर हो। और हर साल की तरह इस साल भी 28 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसके पेश नजर जिला इंतजामिया हर तरह की सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही इंतजामिया ने डिजास्टर खासतौर से मैनेजमेंट का भी डिजास्टर मैनेजमेंट का भी इंतजाम किया है। किसी भी आफत से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी कई टीमें तैनात की गई हैं और मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। इस मौके पर गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारी तमाम टीमें कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार हैं। जी सलाम से मजीद बातचीत में पीयूष सिंगला ने बताया कि यात्रा को कामयाब बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें खास तौर से बहुत मेहनत कर रही हैं और इनका होना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करें उस एरिया में क्लाउड बर्स्ट जिससे पहले 2015 में भी हुआ, हमारी उसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी एक फ्लड चैनल्स बने हुए हैं और उस फ्लड चैनल्स को और हमने टीम किया है ताकि कोई भी पानी जो ऊपर से कुछ क्लाउड बर्स्ट अगर होता है या बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो वो हमारे बेस कैंप में पानी ना आए। और इसी के साथ जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स हैं, वो पूरे ट्रैक पे डिस्पर्स्ड हैं अलॉन्ग विद ऑल द इक्विपमेंट्स जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के इक्विपमेंट्स होते हैं डिजास्टर को फाइट करने के लिए, चाहे हम रोप्स कहें, हैमर्स कहें, वो उनके पास रेडीली अवेलेबल है। और 2 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। श्रीनगर के बेमीना इलाके में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। इलाके के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और पानी भरने की वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग चारदीवारी के अंदर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो कॉलोनी के लोगों ने इंतजामिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की कमी होने की वजह से इलाके में पानी भर गया है। तो श्रीनगर में जगह जगह पानी भरा है। बारिश ने सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 2 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से कश्मीर के कई इलाके इससे कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं और श्रीनगर के बेमीना इलाके में आप ये जमा हुआ पानी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, अभी तो ये शुरुआती बारिश है, तो ये हाल है श्रीनगर का और हम देख पा रहे हैं कि लोगों को कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना अभी शुरू में करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम वाकई नजर नहीं आता है, क्या कुछ कहना है लोगों का और क्या कर रही है इंतजामिया? बिल्कुल इमरान, देखें जिस तरह से लगातार बारिशों के बाद श्रीनगर शहर के कई इलाके जिनमें लहजन, सोईटैंग, महजूर नगर और ऊपरी इलाकों में डाउनटाउन में कई इलाके हैं, जबकि सिविल लाइन्स इलाकों के साथ साथ जो आउटस्कर्ट श्रीनगर शहर के हैं जिनमें बेमना और बाकी इलाके मौजूद हैं, वहां पर अभी भी पानी की निकासी का अमल जो है वो जारी है। लेकिन इसी बीच आज रियासती गवर्नर NN वोहरा ने श्रीनगर में फ्लड कंट्रोल रूम पर एक आला सतह मीटिंग की क़यादत की और जायजा मीटिंग के दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान समेत जिला इंतजामिया के तमाम आला अफसरान मौजूद रहे। रियासती गवर्नर ने मुतनब्बे किया अफसरान को कि वो एक दिन में 3 बार गवर्नर ऑफिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि लोगों को राहत रसानी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए। इसी बीच शहरी श्रीनगर के बेमना इलाके के हमदानिया कॉलोनी, नुंदरिश कॉलोनी, बोटमैन कॉलोनी और डल कॉलोनी के अलावा कई एक इलाकों में रखी आरत में जहां पर लोग
शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों से शिफ्ट होकर वहां रहने लगे थे। वहां पर पानी का निकासी जो है अभी भी जारी है और लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो इलाके में जो मकानात थे उनके अंदर पानी दाखिल हो चुका है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं बिल्कुल। पाए और गए। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं सैयद तजम्मुल, कश्तियां लेकर आई गई हैं, छोटी कश्तियां पानी के में जिस तरह से पानी भरा है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के हालात बन रहे हैं पानी निकालने का। ये कॉलोनी है जैसा कि आप बता रहे हैं, बेमीना इलाका, यहां पर क्या बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तैयार नहीं किया गया? देखिए, लोग जो है वो काफी परेशान हैं और अगर हम इस सैलाब को रोकने की बात करें तो आफत सवामी में लोग क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बरसती बारिशें और पानी जमा हुआ हो उसके लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से श्रीनगर सिटी को पहले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन उसमें भी कामकाज कब शुरू होगा उससे पहले ये बुनियादी तौर पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बल्दिया को ये चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन इसके अलावा एक अहम बात होगी कि श्रीनगर शहर में जब 2014 के तबाहकुन और कयामत खेज जल्जले के बाद जो सैलाब का जल्जला आया उसमें लोगों को एक मरकज की तरफ से काफी ज्यादा फंड्स वागुजार किए गए थे ताकि जहलम और आसपास के नदी नालों का जो वहां से सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। लेकिन आज भी मकामी लोग कहते हैं कि उस ड्रेजिंग का पैसा जो आया वो किसने इस्तेमाल किया और किन ठेकेदारों ने काम किया, ड्रेजिंग का इस्तेमाल भी सही तरह से नहीं हो पाया। और इसके अलावा मुतअद्दिद इलाकों में आज इमरान जैसे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान आजूज खुद इसकी निगरानी कर रहे थे कि जो रियासत जम्मू कश्मीर में इस तरह की वारदातें दोबारा न हो, उसमें उन्होंने आज ड्रिलिंग का मुजाहरा किया। सिविल सेक्रेटरीट में भी इस तरह का एक मुजाहरा किया गया। उसके बाद महकमे मौसमियात की जो इतला अभी अब से कुछ देर पहले मैंने मेट डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि कल जो है मौसम इसी तरह बेहतर रहेगा, लेकिन अगले 2 दिन जो है उसमें भारी बारिश जो है बरसने की तवक्को की जा सकती है। गोया अभी पानी का जो ठहराव है वो कहीं ना कहीं है, पानी का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है दरियाओं में और जो तुगयानी जो बारिशें हुई थी। और इसके अलावा एक अहम खबर कि कल हमने गुजर कम्युनिटी की एक फैमिली थी जो श्रीनगर के टैंकपोरा इलाके में उनका बच्चा जो है घर की आब हुआ था, उसकी लाश अभी तक बाजियाब नहीं की जा सकी। उन्होंने आज भी शहरा पर मकामी लोगों के हमरा एहतजाज किया, न ही उन्हें बोट्स फराम किए गए और एक बोट पहुंचा था उसका चलाने वाला नहीं मिला। ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। लिहाजा कल रियासती गवर्नर के जो मुशीर हैं वो बड़गाम में एक आला मीटिंग में इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। शुक्रिया सैयद तजम्मुल श्रीनगर से आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रीनगर में पानी भरा, कई इलाकों में पानी भर गया है बारिश का, और जैसा कि सैयद तजम्मुल बता रहे हैं कि आगे कुछ दिनों में और तेज बारिश के इम्कान है। ऐसे में अभी जो पानी निकल नहीं पा रहा है उससे लोग बेहद परेशान हैं। और कश्मीर में लगातार बारिश का असर भी अब दिखने लगा है। कश्मीर के सभी नदी नाले उफान पर हैं और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सैलाब का अलर्ट भी जारी किया गया है। सैलाब की वजह से झेलम नदी का ओवरफ्लो होना इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। झेलम नदी में पानी की सतह बढ़ने से लोगों में खौफ है। इंतजामिया ने पहले ही कई जिलों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। हालात को देखते हुए कमिश्नर जो कश्मीर डिवीजन ने खासतौर से स्कूल भी बंद करा दिए हैं। इसको लेकर गवर्नर NN वोरा ने मीटिंग भी की। वेदर की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 3-4 घंटों तक और भी बारिश की संभावना बनी हुई है इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, बट वेदर इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव आफ्टर 3 PM और मैं सोचता हूं कि उसके बाद हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। 7 टीम्स ऑफ SDRF, क्योंकि SDRF अब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, और 2 टीम्स ऑफ NDRF, वो हमारे तकरीबन 140 जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे कंट्रोल रूम्स और डिविजनल लेवल पे सारे कंट्रोल रूम्स तैयार हैं। जम्मू में भी फ्लैश फ्लड्स की हमें रिपोर्ट्स मिली हैं फ्रॉम पुंछ, किश्तवाड़ एंड अदर। किश्तवाड़ देयर हैज बीन अ डेथ बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ अ लेडी फ्रॉम अ ट्री, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स, बट लेकिन पुंछ में और जम्मू सिटी में तवी के ऊपर जो फ्लैश फ्लड्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैव बीन एक्टिवेटेड देयर ऑल्सो। श्रीनगर शहर के अंदर खसूसी तौर पे वी हैव एस्टैब्लिश्ड 44 शेल्टर शेड्स एंड रिलीफ टीम्स आर नाउ इन प्लेस। और खास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दी है कि राशन, मेडिसिन, फूड सप्लाईज, इन सब के जो है जरूरी इकदामात उठाए जाएं। वहीं जी सलाम के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने मकामी लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश की।
जी सलाम की टीम लगातार खबर को ट्रैक कर रही है और अवामी दहलीज तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। आप देखते हैं हम मौजूद हैं इस वक्त महजूर नगर के उस इलाके में जो 2014 के तबाहकुन सैलाब ने आम लोगों की कमर तोड़ दी और यहाँ का तबका जो है अभी भी उस सदमे से उभरा नहीं, उस मुसीबत से उभरा नहीं कि पानी का जो बहाव है वो यहाँ पे मौजूद था। फुट ब्रिज आप देख सकते हैं कि वहाँ से सीढ़ियों से लोग जो आना चाहते हैं या यहाँ से जिस तरफ हमारे साथ काफ़ी तादाद जो है लोगों की जुड़ चुकी है। यहाँ पे फुट ब्रिज होता था, उसके बाद दूसरा ब्रिज है बेली ब्रिज, उसके बाद एक और ब्रिज है जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ने। और ये जो फुट ब्रिज है अभी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। बताएगा कि बेशतर लोगों का इस वक्त जो गुस्सा है वो MLA की तरफ है। आप किस तरफ से देखते हैं? देखिए जो ये पुल था इन लोगों ने बताया हम पुल करेंगे, वो तैयार, तो ये पुल हम उठाएंगे। ये जो आर्मी का पुल, वो जो आर्मी का, हमें इससे प्रॉब्लम पड़ती है बहुत। जब भी यहाँ पानी आती है तो इस पुल से हमें प्रॉब्लम होती है, ये पानी को रोक लेता है। ये जो पुल है जो जवाहर नगर और गोगची बाग एरिया को कनेक्ट करता है, दरअसल इस पुल में अगर पानी आराम से निकल जाना चाहिए था, ये लोग मुतालबा करें पुल को हटाना चाहिए था, क्योंकि आगे जो पुल है उसका हाइट जो है उसका लेवल जो है काफी ऊंचा है और जिसके चलते जो पानी इस वक्त लेवल से ऊपर आ चुका है। इसके बाद अब अगर मौसम मेहरबान नहीं रहा तो ये पानी जो है अगले इलाकों की तरफ जाना अब तकरीबन तय है। लिहाजा मकामी लोगों के मुताबिक और यहाँ पर मौजूद जो हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो जी मीडिया के साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि इस पुल को यहाँ से हटाना चाहिए था ताकि यहाँ का जो फुट ब्रिज है उसमें हमें दिक्कतों का सामना आज नहीं करना पड़ा। आपको एक बार फिर बताऊं, मामूली बूंदाबांदी और बारिशों के बाद शहर श्रीनगर ज़ेर आब है और इलाका लसजन, महजूर नगर, बेमना और ओल्ड टाउन कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पानी के रेले जो हैं तकरीबन वहां तक पहुंच चुके हैं। अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, महजूर नगर, श्रीनगर, कश्मीर। और अनंतनाग में बकरवाल फैमिली का एक घर लैंडस्लाइड की जद में आ गया जिसमें कि 60 साल बुजुर्ग की मौत हो गई और दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक ही अहले खाना के मलबे में दबे 5 लोगों को निकाला। एक ही कुनबे के 5 लोगों को मलबे में जो दबे हुए थे उनको निकाला, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी और 4 जख्मियों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने CRPC की दफा 174 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं पुंछ के सूरनकोट तहसील के मोड़ा बिछाई में एक नौजवान नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। नौजवान की पहचान नजाकत हुसैन वल्द मोहम्मद आजम के तौर पर हुई है जो कृष्णा घाटी सेक्टर का रहने वाला बताया जा रहा था। नौजवान के डूबने की खबर मिलने पर मकामी लोगों ने फौरन हरकत में आकर के उनकी तलाश की, लेकिन तब तक नौजवान की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया और लाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना को सौंप दिया गया। इधर PDP MLA आबिद अंसारी ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी पर वो सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने नईम अख्तर पर, जो कि साबिक वजीर रहे, उन पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। साथ ही आबिद अंसारी ने दोबारा इंतखाबात कराने की मांग भी की है। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने अपना समर्थन वापस लेने के बाद PDP को मुख्तलिफ कयास आराइयों में छोड़ दिया, लेकिन इस सूरत हाल के बीचों बीच अवामी जलसा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी आकर हमें लगा कि जैसे इंतखाबात के लिए तैयारियां हो रही हो, लोगों की बड़ी तादाद मुतल्लिका MLA को अपना कॉन्फिडेंस कंटिन्यू किए हुए हमारे साथ बात करने के लिए मारूफ शिया रहनुमा व मुतल्लिका MLA मौलाना आबिद अंसारी साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, सबसे पहले बात यह होगी कि आप कोalition सरकार में PDP के साथ अच्छे से ताल्लुकात नहीं थे, उसकी क्या वजह रही? आपकी क्या मांगे थी जो पूरी नहीं हो पाई? मेरी पहले से इनके साथ इख्तिलाफ था कि जो जेन्युइन डिमांड्स थी, जो हमने वक्तन फवक्तन चीफ मिनिस्टर साहिबा को कही, वो इग्नोर करती थी। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा इख्तिलाफ हमारा यही है कि अगर वो पब्लिक की चीफ मिनिस्टर होती, बहैसियत MLA के मुझे हक होता था कि मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताता और वो उसका मदावा करते, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। तो क्या फैसला है जिस सिचुएशन में इस वक्त आप लोगों से मिले, लोगों के जो जज्बात हमने देखे, क्या डिसीजन ले रहे हैं आप? क्योंकि कह रहे हैं कि काफी कुछ पॉलिटिक्स में पॉसिबल हो सकता है। हर एक चीज पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा कि अभी आपने भी सुना होगा, लोगों के लिए मुझे अगर पार्टी छोड़नी भी पड़ी मैं छोड़ूंगा, मैं उसमें कोई 2 मिनट भी नहीं दूंगा। लेकिन जहां पर मुझे लगेगा कि मेरे लोगों को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी
कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फ़ायदा होगा, मेरा ज़ाती फ़ायदा नहीं। मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं चाहिए, न मुझे कोई ज़ाती। आपने अपनी तकरीर में काफ़ी तनकीद की कोalition गवर्नमेंट की, खासकर महबूबा सरकार की, कि बहुत सारे लोग थे जिन्हें पोजीशनों पे नहीं होना चाहिए था, वो उन पोजीशनों पे हो सके। क्या ये भी एक इख्तिलाफ की वजह? थोड़ा सा एलाबोरेट करें। वो भी एक इख्तिलाफ है। आप देखिए कि 4 महीने 3 महीने एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 4 महीने के बाद दूसरा, फिर 4 महीने के बाद तीसरा। 4 महीने उसको बेचारे को लगते थे कि समझने के लिए कि ये डिपार्टमेंट क्या है। 4 महीने के बाद उसकी ट्रांसफर होती है और वो नया आता है, वो क्या हमारे डिमांड्स पूरे करता है। तो आबिद साहब, ओवरऑल आपकी तकरीर का और आपके आज के इस फंक्शन का मतलब लगा कि आप काफी दिलबराश्ता होकर पीटीपी से जा रहे हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन लेफ्ट फॉर द अंसारी फैमिली? ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक थोड़ी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, आते रहते हैं, ऑप्शन खुलेंगे। अभी देखिए, अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है। आबिद साहब, इमरान अंसारी साहब वजीर रहे, काबीना वजीर रहे, क्या वो भी आपके साथ समर्थन? देखिए, ये मेरी इनफरादी राय है, उनकी अलग राय है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी पटन है, मैं जडीबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो पटन को। उनकी राय क्या होगी वो उनकी मर्जी। तो आबिद साहब के साथ कई लीडरों ने अप्रोच किया होगा जो टॉप लेवल के होंगे कि किस तरह से आगे जो है? नहीं, मेरे साथ किसी ने अप्रोच नहीं किया, ये गलत बात होगी। मेरे साथ किसी ने अप्रोच, मैंने वो कहा जो मेरे दिल में था। तो अब आखिरी राय क्या होगी आपकी कि आप कितने दिनों के बाद पार्टी छोड़कर एक नया सिलसिला? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ, मैंने ये अभी तो नहीं कहा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा कि अगर बेटर ऑप्शन हमको मिलता है मेरे लोगों के लिए, मेरे वोटर्स के लिए, मैं वो ऑप्शन चुनूंगा। तो अगर माने कि पार्टी का जो है कांग्रेस की तरफ पार्टी जाती है, आप उसके साथ रहेंगे? पार्टी मुझे तो नहीं लगता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे तो नहीं लगता है। बीजेपी में भी कुछ कहने हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। बीजेपी ने तो पहले से दुत्कार दिया, अब बीजेपी क्या हुआ? आप कह रहे हैं बी टीम जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, नया सीएम नया कुछ होगा। तो आपका क्या अभी मैसेज होगा, अपील होगा जो चीफ मिनिस्टर रही या पार्टी सदस्य? मेरी अपील अपने लोगों को है, अपने वोटर्स को है कि आप लोग मुत्तहिद रहिए। कभी भी इलेक्शन होंगे, हम लोग तैयार हैं, हम इलेक्शन लड़ने के तैयार। और जम्मू कश्मीर के कशीदा हालात और अफवाहों पर लगाम कसने के लिए डीएम ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। डीएम अंग्रेज सिंह राणा ने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को रजिस्ट्रेशन कराने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने सभी ग्रुप एडमिन्स को 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को इंतबाह दिया गया है कि अगर कोई एडमिन्स ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट, रणबीर पेनल कोड और साइबर क्राइम कानून के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जो सख्त कदम उठाए जाएं। डीएम ने कहा कि इजहार राय की आजादी हर किसी को है और एक दायरे में रहकर सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी जा सकती है, लेकिन जो लोग अपनी हद से बाहर होकर अफवाहें फैलाते हैं वो संभल जाएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब किसी पर नजर रखना नहीं है। इधर पट्टन के एडीसी ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बारामूला के कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बन गई, जिसका जायजा लेने के लिए एडीसी ने इलाके का दौरा किया। इस मौके पर पट्टन के तहसीलदार एसडीपीओ पट्टन भी हमरा रहे। एडीसी ने कई लोगों से मुलाकात करके हालात जानने की कोशिश की और अफसरान को हालात से निपटने के लिए हिदायत भी दी। हमने यहाँ त्रिकोलबल, पट्टन, बालकोल, हामरे, घाट कोपालन सब जगह का दौरा किया एंड इमीडिएट जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन टोज है। इंस्ट्रक्शंस दी गई एडीसी साहब ने ऑन स्पॉट ही। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड हेल्थ, इमरजेंसी जो भी डिपार्टमेंट मुंसलिक है इसके साथ, उनके साथ बात हुई और उनको हिदायत भी दी गई कि वो अपने स्टेशंस ना लीव करें और जो ये फ्लड सिचुएशन है इस पे पूरा एक्सेस रहे, इस पे पूरा कंट्रोल रहे। साबिक पुलिस पर्सनल वेलफेयर लीग पुंछ यूनिट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि खास तौर से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तासुब किया जा रहा है और इससे पहले कई बार अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस डीजीपी के सामने वो रख चुके हैं, जिसके पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। जितने पुलिस एहलकार शहीद हुए उनकी फाइलें ठप हैं। अगर किसी को कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है तो निजी अस्पतालों में उनके अहल खाना को जाना पड़ता है, दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। उन्होंने डीजीपी पर मांगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी तमाम मांगों को पूरा किया जाए। कश्मीर एक्सप्रेस में एक छोटे से वक्फे के लिए यहां पर रुक रहे हैं हम, लौटेंगे, आप देखते रहिए
कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इन दिनों टीम इंडिया के क्रिकेटर इरफान पठान जम्मू कश्मीर में है और जी सलाम से खुसूसी बातचीत में इरफान पठान ने कहा कि जेके टीम ने बहुत कुछ हासिल किया है। हमने जोनल सतह पर कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। जाती खेल तो ठीक है, लेकिन जब तक टीम लेवल पर बेहतर नहीं होगा तब तक हम कुछ बेहतर नहीं कर सकते। हमारे साथ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टार और मौजूदा रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान इरफान पठान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और कश्मीर की सरजमीन पर आपका जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया जनाब। देखिए, रणजी ट्रॉफी के कप्तान तो हम नहीं रहेंगे, हम मेंटोर करेंगे, खेलेंगे ज़रूर। कप्तान हमारे लीडर रहेंगे, मोस्टली परवेज़ रसूल, वो डिसाइड किया जाएगा आगे। लेकिन हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की जिस तरह से आपने बताया कश्मीर की वादी में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की मेहमान नवाजी भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन सब कुछ साइड पे रखे, अगर क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने आज कैंप स्टार्ट किया है। पहली बार ज़्यादातर बच्चे जो 23 और रणजी ट्रॉफी खेल भी चुके हैं, उनकी पहली बार स्क्रीनिंग हो रही है, जो फिजिकल स्क्रीनिंग कहते हैं, जहाँ पे बेसिक पता चलता है कि उनको कहाँ कहाँ तकलीफ़ है। और हर एक स्क्रीनिंग में एक बंदे के लिए कम से कम आधा घंटा लग रहा है। जो फिजियो ट्रेनर मिलके कर रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे और जो हमें दिया जाएगा, हमें और मिलाप को एज ए मेंटोर और कोच, और वहाँ से उनका पूरा प्लान बनाया जाएगा। करीबन जम्मू और कश्मीर दोनों में 23 और रणजी ट्रॉफी के जो बच्चे हैं वो करीबन 70 बच्चे होंगे जो खेले हुए हैं, उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का ऑलरेडी मैंने सिलेक्शन किया, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो कश्मीर के बच्चे थे करीबन 100 बच्चे देखे मैंने। अभी और 50 बच्चे आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से आ नहीं सके। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ काम है, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत शुरू कर दी है। एक कहते हैं ना, बीज बोते हैं, रिजल्ट थोड़े वक्त के बाद मिलता है, तो होपफुली हम उम्मीद करेंगे जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन बीज तो बो दिया है। इरफान साहब, क्रिकेट का एक मशहूर मक़ूला है, कहते हैं कि जब हम बड़े बड़े कप्तानों की बात करते हैं कि रूरल एरियाज़ में क्रिकेट का जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग की बात करें, चाहे वो स्पिन अटैक, थोड़ा सा स्किल को एडजस्ट करना होगा। आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट में गए, कितना आप उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट से भी अब इस तरह का करियर आ सकता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट से इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट रखी गई है। तो अगर देखिए बारामूला से 100 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे जेकेसीए ने जो 40 ओवर का टूर्नामेंट रखा उसमें, और बाकी और जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लें आप, कश्मीर में या जम्मू में, बहुत सारे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 60 टीमों ने हिस्सा लिया है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने खेला है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की जहाँ पे कमी है, जो एक्सपीरियंस की कमी है। जहाँ पे मैटिंग नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से सब जगह एक साल में टर्फ लाना मुश्किल है। वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन करना बेहतर कर दिया। लेकिन साथ ही में जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होकर यहाँ पे आएंगे, उनको जो सीनियर जो लड़के हैं 19 के 23 के रणजी ट्रॉफी के, उनके साथ प्रैक्टिस की जाएगी। जो उनका एज ग्रुप है उसके हिसाब से, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, और सिर्फ टैलेंट पे ध्यान दिया जाएगा। फन साहब, हमने देखा कि परवेज़ रसूल को मौका मिला इंडियन प्रीमियर लीग में, उसके बाद मंजूर को मौका मिला। क्या कश्मीर की जो क्रिकेट एसोसिएशन हैं, क्रिकेट के जो मदाह हैं, जो फैंस हैं, वो कहते हैं उन्हें उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, मौका नहीं? हालांकि टफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आगे एक सिलसिला शुरू हुआ, उम्मीद करते हैं कि आगे इनको अच्छे मौके मिलेंगे। बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। देखिए, परफॉर्मेंस की बात रहती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर कोई कहता है कि मौका नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जम्मू कश्मीर क्रिकेट ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीता है? एक बार भी नहीं। सही। कितनी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? एक बार भी नहीं। कितनी बार मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? एक बार भी नहीं। तो आपको जीतना पड़ेगा एज ए टीम। अगर आप एज ए टीम जीते फिर मौका ना मिले तो आप कह सकते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। तो आखिर पे आपका क्या मैसेज होगा, जो भी आपको यहाँ इस्तेफादा आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं? एक तो आप स्टार क्रिकेट रह के इन खिलाड़ियों के साथ रहेंगे और मीडिया के थ्रू, ताकि जो आम लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हैं उनको फ़ायदा हो। देखिए, मेरी बस उम्मीद यही रहेगी कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कई बच्चे जो प्रोसेस में नहीं आते वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन वैसा नहीं होता। तो जो गांव देहात में क्रिकेट खेली जाती है, जो फाइनल मैच, इनॉग्रल मैच होते हैं, वहां तो जाएंगे ना कभी कभार जब मौका मिलेगा? हमने प्लान ही ऐसा बनाया है कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो टूर्नामेंट रखी है उनकी फाइनल यहीं पे होगी। जी। तो उनको यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाएगा और उनका टैलेंट देखा जाएगा, ताकि कोई बच्चा जो प्रॉपर टैलेंटेड है वो मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब बात करने के लिए।
और वादी के नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए सियाद प्रोडक्शन हाउस की जानिब से कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑडिशन का एहतमाम किया गया। सिंगिंग, डांसिंग और दीगर शोबे के ऑडिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया, अपनी सलाहियत का मुजाहरा भी किया। सिर्फ बारामूला में ही 500 से ज्यादा नौजवानों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को उनके करियर बनाने में मशगूल करना है, ताकि वो अपने आप को और कश्मीर के टैलेंट को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी दिखा सके। इसमें जीत हासिल करने वाले 2 लाख नकद इनाम और मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। कश्मीर गॉट टैलेंट, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हमारा जो यूथ है वो कैसे एक सही ट्रैक पे आ जाए और यूथ में जो छुपा जो टैलेंट है, जो उनमें मेटल है, वो कैसे उभरे और वो अपने मेटल्स और अपने गट्स को कैसे प्रूव करे। तो हमारा कश्मीर गॉट जो एके प्रोडक्शंस है उसका यही मुद्दा और मकसद था KGT जो है ऑर्गेनाइज कराने का, यूथ के सामने जो है यूथ अपना टैलेंट, अपना हुनर जो है वो नुमाया तौर पे लोगों के सामने पेश करे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंट सिंगिंग में या स्टैंड अप कॉमेडी में जिनका पार्ट है वो ऑडिशंस में आएंगे। जितने भी हम ऑडिशन कर रहे हैं अक्रॉस द वैली हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी एक छोटी सी कोशिश है ये AK प्रोडक्शन के माध्यम से कि उस टैलेंट को जो बिहाइंड द कर्टन्स है मेन स्ट्रीम में लाए, सामने लाए, उनको एनकरेजमेंट मिले, उनका बूस्ट अप हो मोरल। इतने कन्फ्लिक्टेड जोन में आपको पता है कितने परेशानियां झेल रहे हैं आज का यूथ, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है उस टैलेंट को सामने लाए, उनको ट्रेन किया जाए और अपनी रियासत का नाम वो आगे और रोशन करें। जम्मू में महकमा सेहत और मेडिकल इंस्टीट्यूट की जानिब से जम्मू के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स डे के मौके पर पौधे लगाए गए। वहीं जानकारी के मुताबिक जम्मू रीजन के सभी डॉक्टरों ने उसकी देखभाल भी की, जिम्मेदारी भी ले ली है। वहीं GMC की प्रिंसिपल सुनंदा रैना का कहना था कि ये दिन डॉक्टर BC रॉय को याद करके मनाया जाता है, जो तमाम डॉक्टरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। हाँ जी, आज डॉक्टर्स डे है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर BC रॉय जिनके ये बनाया जाता है। इससे इस दिन के उपलक्ष्य में हमने आज प्लांटेशन ड्राइव रखी थी अपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आरोग्य भारती वालों के साथ मिलके, और हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो लगा रहे हैं। चांडीलूर से रतनपुरा टनमर्ग को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर 15 से 20 गांव के लोग मुनहसर हैं और इस मौके पर लोगों ने कहा कि उनको काफी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है। उन्होंने गवर्नर से फौरन रोड की मरम्मत कराने का मुतालबा किया और उम्मीद जाहिर की है कि गवर्नर उनकी बातों को सुनेंगे। इधर बारामूला के पट्टन के दारुल उलूम, अगर हम बात करते हैं बारामूला के पट्टन के दारुल उलूम नूरुल हरमैन की, तो वहां पर हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में आजमीन हज ने हिस्सा लिया। यह हज ट्रेनिंग 40 बार हज और 100 बार उम्रा कर चुके मौलाना मोहम्मद गाजी हुसैन मक्की की जानिब से दी गई। आजमीन ने मौलाना के इस कदम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस ट्रेनिंग से हज के सफर को काफी आसान बनाने में ताउन कर सकते हैं और काफी कुछ जानकारी लोग हासिल कर चुके हैं हज से मुतालिक। इनेकाद जो प्रोग्रामों का कर रहे हैं इनमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। दारुल उलूम नूरुल हरमैन ने जो आज यहाँ ये प्रोग्राम हुज्जाज किराम के लिए मुनक्किद किया और ये बहुत ही तसल्ली बख्श प्रोग्राम था और मुझे इसका बहुत ही तजुर्बा है और बहुत ही तलख तजुर्बा है कि यहाँ हुज्जाज किराम को तरबियत हज और उम्रा की होनी चाहिए और ऐसी नहीं होती है जैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं त्राल के शाही हमदान दारुल उलूम में आज हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज ने सही अरकान अदा करने की ट्रेनिंग ली। हज पर जाने वाले तमाम आज़मीन को कंफर्टेबल होकर हज करने के तरीके भी बताए गए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन आज़मीन ने इसमें हिस्सा लिया।
और तिब्बी सहूलियात पर जी सलाम की मुहिम जारी है और इसी के तहत आज हम पहुंचे अनंतनाग के चाइल्ड केयर और मैटरनिटी अस्पताल, जहां बीमारियों का इलाज तो कम लेकिन परेशानियां ज्यादा मिली। यहां एक तो इलाज कराने गए मरीजों की बढ़ती तादाद और उस पर जगह की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जनूबी कश्मीर के वाहिद जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे बीमार इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। इसकी हालत क्या है? क्या यहाँ पे आने वाले बीमार यहाँ पे होने वाले इलाज मुआवजे से मुतमईन है या वो चाहते हैं कि यहाँ पे मजीद सहूलियात को बहम रखा जाए? जनूबी कश्मीर के वाहिद चाइल्ड केयर और मैटरनिटी अस्पताल में न सिर्फ जनूबी कश्मीर के लोग इलाज करवाने आते हैं, बल्कि दूसरे इलाकों से जैसे जम्मू के किश्तवाड़, बनिहाल और डोडा से भी यहाँ कसीर तादाद में लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ के इलाज से मरीज मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन जगह और सहूलियात की कमी से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कई बार यहाँ पर लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोग जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल में गाड़ियों की पार्किंग का भी माकूल इंतजाम नहीं है, जिस वजह से गाड़ियां अस्पताल के सामने और आसपास ही लगानी पड़ती हैं। इसके सबब यहाँ जाम तक लग जाता है। इमरजेंसी पेशेंट के लिए कोई होना चाहिए था यहाँ पे कि वहाँ से पेशेंट आए तो कोई हेल्प करने के लिए उनका कोई मददगार होना चाहिए था यहाँ पे कि वहाँ इमरजेंसी पेशेंट होता है उसके साथ कोई हो या ना हो। तो हालात देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ये तो पेडियाट्रिक सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप अगर आप खुद ऊपर जाओगे, खुद देखोगे, खुद कैप्चर करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पेडियाट्रिक सेक्शन की हालत क्या है। इस अस्पताल में बच्चों के अलग वार्ड और हामला खवातीन के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जिस पर सरकार ने काफी खर्च भी किया है। यहाँ सर्जरी के लिए और ओपीडी के लिए मरीजों की बड़ी तादाद आती है। इसके अलावा यहाँ ब्लड बैंक बनाया गया है। अस्पताल इतना जरूरी होने के बावजूद सरकार की लापरवाही का शिकार बना हुआ है। अस्पताल में जगह की कमी से लोगों को काफी परेशानी का सामना रहता है। यहाँ तक कि एक ही बेड पर 2-2 मरीजों तक को रखना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। छोटा हॉस्पिटल है, 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही हॉस्पिटल है। मेरे ख्याल से फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी श्रीनगर में है, जितनी जम्मू में है, इतनी भी यहाँ भी होनी चाहिए। अस्पताल की ये इमारत 1965 में बनाई गई थी, जिससे इमारत के गिरने का खतरा बरकरार रहता है। इमारत खस्ता हाल हो चुकी है और इमारत में कई जगह दरार भी आई हुई है। अस्पताल में आने वाले लोग और यहाँ के मुलाजमीन सरकार से इमारत को बदलने का मुतालबा करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले मेंटेनेंस मुलाजमीन भी अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हैं। 12 साल से हम यहाँ पे काम करते हैं, हमने हर सिचुएशन में काम किया है। अब हमारी अपील यही है गवर्नमेंट से कि हमारा मसला अगर जल्दी हल हो जाए तो आपकी मेहरबानी है। एक कमी जो हमें महसूस होती है यहाँ पर वो है स्पेस की। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इतना सारा लोड कैटर करता है, एरिया कैटर करता है, लेकिन स्पेस की कमी। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1956 में ये बिल्डिंग बनी है, बहुत ओवर क्राउडेड बिल्डिंग है। 2 हॉस्पिटल में बच्चों का भी और औरतों का भी चल रहा है, 2 सेक्शनों में 2 ब्लॉक में। हाँ, बिल्डिंग बहुत पुरानी है। जहाँ तक शिफ्ट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने रहमत आलम हॉस्पिटल केपी रोड पे इसको अपनी तहवील पे लिखा है कैबिनेट ऑर्डर में, तो उस पर काम चल रहा है। उसकी 4 मंजिलें कंप्लीट हो गई। जिस तरह इस इमारत में ये अस्पताल चल रहा है, उससे तो ये वाज़ेह है कि कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है और इसके लिए जरूरी है कि सरकार जल्द अज जल्द कोई ठोस कदम उठाए। इसके साथ साथ अस्पताल की इमारत को भी तब्दील करे, जिससे मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी यहाँ जगह मिल सके और मुकम्मल इलाज दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद लौटेंगे तो कश्मीर एक्सप्रेस में बात करेंगे हफ्तेवार शुमारे की, जो हम हर इतवार को आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें हम उन तमाम बड़ी खबरों को शामिल करते हैं जो हफ्ते भर हमने आपको कश्मीर एक्सप्रेस में दिखाई थी। तो अभी लौट रहे हैं, आप बने रहिए जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
बाबा बर्फानी के दर्शन की बात करते हैं हफ्तेवार शुमारे के साथ, क्योंकि आज इतवार है और इतवार के रोज हम लेकर आते हैं उन तमाम बड़ी खबरों की जो हमने आपको हफ्ते भर कश्मीर एक्सप्रेस में दिखाई थी। तो इस हफ्ते बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ और सख्त दुश्वारियों के बीच ज़ौक़ दर ज़ौक़ ज़ायरीन अक़ीदत के सफर पर गामज़न है। जम्मू के मुसाफिर खाने में सैकड़ों लोगों की आमद हो रही है। ऐसे में ज़ायरीन की दुश्वारियों को कम करने के लिए इन्हीं ज़ायरीन में से कुछ ख़वातीन का ग्रुप भी आगे आया जो इनके लिए बेलौस खिदमात को अंजाम दे रहा है। जटाब्दविकलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक 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 विनाडमर्वयः चकार चण्डताण्डवं नवोऽधुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। जम्मू के मुसाफिर खाने में ये खवातीन बगैर किसी फायदे के बेलौस ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रही हैं। ज़ायरीन के लिए खाना तैयार कर रही हैं ताकि इन्हें वक्त पर खाना मिल सके। हालांकि लंगर कमेटी अमरनाथ यात्रियों के लिए खाने का इंतजाम करती है, लेकिन इस साल कसीर तादाद में ज़ायरीन की आमद के सबब लंगर कमेटी को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन खवातीन खिदमतगारों ने इनकी दुश्वारी को आसान करने का काम किया है। एक सेवा की भावना रखकर के हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। लंगर में जैसे सेवा हम यहाँ आए हैं तब से हमारी यहाँ एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी हमको सब सुख सुविधा मिली हुई है। तो उसी भावना को मन में रखते हुए हम यहाँ पे सेवा की भाव से यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं लंगर में। भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं तो हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी से सुविधा है और ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में भी सेवा भाव जागृत हुए, अपन ने भी कुछ करना चाहिए। ये सब सुविधा हम लोगों को मिल रही है तो हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहना चाहिए इसमें, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। कसीर तादाद में बाबा अमरनाथ के दर्शन के ख्वाहिशमंद लोग कश्मीर जाने के लिए जम्मू के इस मुसाफिर खाने में क़याम करते हैं। ऐसे में इन खवातीन ज़ायरीन की बेगरज खिदमत ने दीगर अफराद के लिए एक नज़ीर कायम की है। लंगर कमेटी ने भी इनकी इस खिदमत की सताइश की है। मतलब वो सेवा करते हैं बाबा के भंडारे में, तो इससे मतलब और भी मतलब बनाने में सुविधा हो जाती है और बाबा के भक्त जो खाने आते हैं उनको अपने अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो खाने में उनको टेस्ट बढ़िया मिल जाता है। खवातीन का कहना है कि मजहबी मकामात पर पूजा अर्चना करने के अलावा उनके लिए तीर्थ यात्रा का हकीकी मतलब इंसानियत के लिए बेलौस खिदमत अंजाम देना है। राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं लेकिन घबरा रहे हैं कि वहां पर कौन आपको गाइड करेगा, स्टेशन से उतरकर कहां आप जाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाइए। अब आपको जम्मू आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर मददगार बैठे हुए हैं। यह खबर हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी, आइए एक बार फिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आजकल ऑपरेशन मददगार चला रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जम्मू स्टेशन पर कैंप लगाकर आम लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है जो अमरनाथ यात्रा के लिए पहली बार जम्मू आए हैं। जब आप किसी अनजान जगह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि स्टेशन पर उतरकर जाएं कहां। ऐसे में कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर आपका नुकसान कर देते हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू पहुंचने के बाद आपके मददगार आपकी मदद करेंगे। यात्री आते हैं, हम उन्हें सुविधा दें। अब बड़ी सामान्य सी बात है, यात्री दूर दराज के इलाके से आते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, तो वो रेलवे स्टेशन उतरने के बाद उनको ये ना लगे कि वो किसी अनजान जगह में आ गए हैं। तो उनको सबसे पहला जो उनकी मुलाकात होगी हमारे लोगों से होगी और हम उनको बताते हैं कि यात्री कैंप कहाँ पर हैं, सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं, यदि चिकित्सा की जरूरत है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि लोगों को इतना बड़ा मिल रहा है कि जाने के लिए इतनी सहायता है, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो लोग इसके लिए आए, बेफिक्र आए, कोई पूरी प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, डरने वाली कोई बात नहीं है, खुलकर आए, यात्रा करें, जो भी है अपने मतलब जवान अपने कायम है अपनी ड्यूटी पे, तो आपकी मदद करने की हमेशा दिन रात तैयार है। इससे तो बहुत मदद मिल रही है हमें कि इनसे पता चल जाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो कोई परेशानी आई, बैग शैग कोई भी गुम हो जाए तो इनसे सब सुविधा मिल रही है।
अमरनाथ के श्रद्धालुओं को मदद देने के लिए अब सीआरपीएफ ने ऑपरेशन मददगार चलाया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले अमरनाथ के श्रद्धालुओं को मुकम्मल जानकारी इसी मददगार सेंटर में मुहैया करवाई जाती है। जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों से जूझते हैं, वहीं यहां उनका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है, जहां वो लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे आते हैं। ऐसे में इनका ये कदम यहाँ काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इस हफ्ते कश्मीर से एक बहुत अच्छी खबर आई थी जो हमने आपको दिखाया था। ये हफ्तेवार शुमारे में फिर से देखते हैं और ये खबर थी कि वादी कश्मीर में आर्मी और मकामी लोगों के बीच जो मनमुटाव की तस्वीरें अक्सर आती हैं सामने, लेकिन चेनाब वैली में आर्मी और कश्मीरी लोगों के बीच एक नया रिश्ता कायम हो रहा है। लोगों में आर्मी के लिए यकीन पैदा हो रहा है। आइए देखते हैं ये खबर। जम्मू कश्मीर में फौज के जिन जवानों पर लोग पत्थर बरसाते हैं, उनके काफिले पर हमले करते हैं, जिस आर्मी को वादी के लोग अपना मुहाफिज नहीं दुश्मन मानते हैं, वही आर्मी वादी के गांव के लोगों की जिंदगी रोशन कर रही है। गरीब लोगों की जिंदगी में नया सवेरा हो रहा है और अब आर्मी को लेकर वादी के लोगों की सोच भी बदल रही है। से जो है आर्मी वालों ने जो है वो लाइटें दी हैं। इससे पहले हमें किसी ने भी बिल्कुल लाइट नहीं दी, क्योंकि हम समझते थे कि आर्मी वाले खाली काउंटर करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो है वो आर्मी पहुंची। ये बदलती तस्वीर कश्मीर के चेनाब वैली की है। यहाँ बसा छोटा सा शहर भद्रवाह, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। भले ही ये इलाका अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता हो, लेकिन आज भी यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ लोगों को बिजली का इंतजार है। बस इसी इंतजार को खत्म करते हुए इंडियन आर्मी ने अंधेरे में डूबे गांवों को उजाला करने की मुहिम शुरू की है। दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए इंतजामिया जब नाकाम रही, आर्मी ने रोशनी प्रोजेक्ट के तहत गांवों को रोशन करने का जिम्मा खुद उठाया। लोगों को सोलर लाइट्स बांटी ताकि भद्रवाह के लोग काली रात के साए से बाहर आ सकें। जब इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स ने चेनाब वैली के आसपास के इलाकों के लोगों से बात की, तो उन्हें पता चला कि दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंची ही नहीं है। लोगों को अंधेरे में जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। आर्मी ने इन गांवों की पहले निशानदेही की, जहां ज्यादातर आबादी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। फिर जवानों ने कैंप लगाकर गांव वालों को सोलर लाइट्स बांटी। अब तक जवान 17,000 सोलर लाइट्स बांट चुके हैं। चेनाब वैली 11,691 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ की कुल आबादी का 89% हिस्सा रिमोट इलाके में बसा है। इन इलाकों में रोड, पानी और बिजली की सहूलियात मुहैया नहीं है। पांच 5,000 घरों को रोशन करने का हदफ लेते हुए आर्मी ने एनजीओज की मदद से बाकायदा सर्वे कराया और ऊंची पहाड़ियों पर बसे तबके को सोलर एलईडी लाइट्स तकसीम की। एक एनजीओ से बात किया जो कि मुंबई बेस्ड एनजीओ है, उनके थ्रू हमने सोलर लाइट्स लाने का एक प्रयत्न किया ताकि हम वो सोलर लाइट्स जो हैं, जो कि इजीली रिचार्जेबल हैं, वो हम दूर दराज के इलाकों में दें। न सिर्फ डोडा के जो आवाम है उनको, लेकिन गुजर और बकरवाल भाई लोग जो आते हैं वो भी बहुत दुर्गम इलाकों में रहते हैं। तो हमने सोचा कि जो लोकल आवाम है उसके साथ साथ गुजर और बकरवालों को भी हम ये लाइट्स का फायदा पहुंचाएं। फौज की इस पहल से गांव वालों की जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है। सोलर लाइट्स से अब लोगों को 6 से 8 घंटे तक बिजली मिलती है। उनकी जिंदगी का अंधेरा अब दूर हो गया है। बच्चे रात में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं। मोमबत्ती, केरोसिन के लैंप से अब गांव वालों को छुटकारा मिल गया है। वादी के लोग आर्मी की इस पहल से बेहद खुश हैं।
सर आज तक कितनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें रह गई है, हुकूमतें आ गई है, किसी ने आज तक ये ऐसी हेल्प नहीं की है। हम शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमारे फरियाद को सुना है और पूरा किया है। जो भी कहा इन्होंने अच्छा कहा था और पूरा करके दिखाया। नहीं सर, इससे पहले हमें कोई मदद नहीं मिली सर। इस साल हमें सर ये प्रोजेक्ट रोशनी जो हमें आर्मी वालों से मिला सर, ये पहली मदद है हमारी सर। आज तक हमने कुछ नाम नहीं सुना था इधर। आर्मी के इस कदम से चिनाब वादी के कई गांवों की जिंदगी बेहतर तो हो ही रही है, साथ ही वादी के लोगों के मन में अब आर्मी को लेकर मुस्बत जज्बात भी पैदा हो रहे हैं। लोग अब ये मानने लगे हैं कि आर्मी वादी में अमन और चैन कायम करना चाहती है। भद्रवाह से राजा रहबर जमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।